नमस्कार स्टूडेंट, मैं गोपी चक्रवर्ती आज आपके सामने ऑफ-व्यू की नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में हम ऑफ-व्यू के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑफ-व्यू के बेसिक नॉलेज लिया था, बेसिक ज्ञान लिया था, उसके बारे में जाना था। आज हम ऑफ-व्यू के टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि ऑफ-व्यू होता किन किन टाइप का। अवयवों के हिसाब से इसके टाइप चेंज होते रहते हैं, इसके नाम चेंज होते रहते हैं। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑफ-व्यूओं के प्रकार। ऑफ-व्यूओं के प्रकार। ऑफ-व्यू के प्रकार। ऑफ-व्यू के प्रकार क्या क्या होते हैं? ठीक, ऑफ-व्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले देखिए, आपने ऑफ-व्यू को जाना था, उसमें क्या थे? अवयव थे, पंक्तियां थी, स्तंभ थे। अब उसके अंदर क्या थे? अवयव थे। जो प्रविष्टियां थी वो क्या कहलाते थे? अवयव कहलाते रहे, एलिमेंट कहलाते रहे। उन एलिमेंट के ही हिसाब से हम उनको अलग अलग टाइप के बारे में जान सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे पंक्ति ऑफ-व्यू। क्या बात करेंगे? पंक्ति ऑफ-व्यू, पहला टाइप पंक्ति ऑफ-व्यू। अब नाम ही क्या लिखा है? पंक्ति ऑफ-व्यू। तो क्या बोलेंगे? एक ऐसा ऑफ-व्यू जिसमें केवल एक पंक्ति हो। क्या बोलेंगे? एक ऐसा ऑफ-व्यू जिसमें केवल एक ही क्या हो? पंक्ति हो। तो एक ऑफ-व्यू पंक्ति ऑफ-व्यू कहलाता है जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो? एक हो, वन हो। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका आपके ऊपर है, लैंग्वेज आपके ऊपर है, आपको कैसे समझ में आता है वैसे आप अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक, तो एक ऐसा ऑफ-व्यू जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ठीक, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पंक्ति ऑफ-व्यू कहलाता है। पंक्ति ऑफ-व्यू कहलाता है। ठीक, पंक्ति ऑफ-व्यू कहलाता है। अब इसको दर्शाते कैसे हैं? इसको हम दर्शाएंगे। मैंने एक ऑफ-व्यू ले लिया ए, इसके अंदर 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट हैं। क्या हैं? 4 अवयव हैं। हो सकता है बहुत सारे हों, आप चाहो तो इसमें, चलो ठीक है, मैं तो इसको सिंपल लिख दिया है। ये 4, ये क्या है? एक पंक्ति ऑफ-व्यू। क्यों इसमें केवल कितनी पंक्ति है? केवल एक ही पंक्ति है। तो m का मान कितना है इसमें? m का मान 1 है और n का मान कितना है? 4 है। तो कोटि क्या बन गई? 1×4। तो क्या 1×4 पंक्ति ऑफ-व्यू है? हाँ है। जिस ऑफ-व्यू में पंक्ति की संख्या 1 हो वो ऑफ-व्यू क्या कहलाता है? पंक्ति ऑफ-व्यू कहलाता है। इसका व्यापक रूप क्या बनेगा? इसका व्यापक रूप बन जाएगा, मैंने बोला एक ऑफ-व्यू है और कौन सा ऑफ-व्यू है? पंक्ति ऑफ-व्यू है। तब इसके अंदर एलिमेंट ए आई जे इस प्रकार के होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, ए आई जे। जहाँ यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? i = 1, i = 1 और j = 1 2 1 2 3 n तक कर लेते हैं। कहाँ तक कर लेते हैं? n तक कर लेते हैं। ठीक, तो इसका व्यापक रूप क्या बन जाएगा? इस तरीके से। तो इसमें केवल एक ही पंक्ति है, लेकिन कॉलम मतलब स्तंभों की संख्या क्या होगी? बहुत ज़्यादा या अधिक होगी। ठीक, एक से अधिक होगी, लेकिन पंक्ति कितनी होगी? एक। तो इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति ऑफ-व्यू। इसके बाद पंक्ति ऑफ-व्यू बोलते हैं वैसे। इसके बाद हम क्या बात कर लें? स्तंभ, है ना? स्तंभ ऑफ-व्यू की बात कर लें। तो यहीं थोड़ा सा मैं करेक्शन कर लेता हूँ। स्तंभ ऑफ-व्यू में क्या होगा? एक ऐसा ऑफ-व्यू जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो, क्या कहलाएगा?
स्तंभ आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। मैंने एग्जांपल ले लिया A 1 2 3 4। अब देखिए इसमें एक ही स्तंभ है ना, लेकिन पंक्ति कितनी है? एक से अधिक है। तो m इक्वल 4 और n इक्वल 1, तो कोटि क्या बन जाएगी? 4 क्रॉस 1। और पंक्ति की स्तंभ कितने? एक हैं, तो क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह। व्यापक रूप क्या बनेगा इसका? व्यापक रूप क्या बनेगा इसका? कि A एक आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है? स्तंभ आव्यूह, जहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट क्या है? वो IJ के फॉर्म के हैं, जहाँ I के मान जो होंगे, I के मान कहाँ से कहाँ तक? 1 से m तक हम रख सकते हैं, m कोई संख्या होगी। और J का मान फिक्स है क्या? 1। J का मान क्या है? केवल 1, एक ही होना चाहिए। तो इस आव्यूह को क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह। इसके बाद अच्छा, यहाँ एक बात नोट करने वाली क्या है कि जिस आव्यूह में, देखिए जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो और एक ही स्तंभ हो, एक ही पंक्ति, I का मान भी 1 हो, है ना, और J का मान भी 1 हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो आप नोट करके लिख लेना इसको कि जिस आव्यूह में एक ही पंक्ति हो और एक ही स्तंभ हो, ठीक, तो उस, देखो एक ही पंक्ति हो और एक ही स्तंभ हो, तो वह पंक्ति और स्तंभ आव्यूह दोनों ही होता है। देखिए जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो और केवल एक ही स्तंभ हो, जैसे मैंने बोल दिया A11, केवल यही अकेला आ रहा है, तो ये पंक्ति आव्यूह भी है और स्तंभ आव्यूह भी है। कौन सा? पंक्ति आव्यूह भी है और स्तंभ आव्यूह भी है, और इसी को बोल देते हैं फिर क्या? एकल आव्यूह। एकल आव्यूह, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक। तो पंक्ति आव्यूह भी है और स्तंभ आव्यूह, और इसी को क्या बोल देते हैं? एकल आव्यूह। एकल आव्यूह का मतलब ये हो गया कि जिस आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी हो? जिस आव्यूह में अवयवों की संख्या एक हो, और जब एक ही पंक्ति होगी और एक ही स्तंभ होगा तो वो एकल आव्यूह ही बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? एकल आव्यूह, यूनिटरी मैट्रिक्स, एकल आव्यूह, जिसमें केवल 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 और केवल एक ही अवयव हो, वो क्या कहलाएगा? एकल आव्यूह। आप यहाँ पे लिख लेना नोट करके कि जिस आव्यूह में एक पंक्ति और एक स्तंभ हो उसे पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह दोनों कहेंगे। और इस प्रकार इस पूरे अवयव को, इस पूरे आव्यूह को जिसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ है उसको एकल आव्यूह कहते हैं। और एकल आव्यूह का मतलब क्या हो गया? जिस आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या हो? केवल एक हो, उसे कहेंगे एकल आव्यूह। इसके बाद बढ़ते हैं शून्य आव्यूह। कौन सा आव्यूह? शून्य आव्यूह। तो एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। एक ऐसा आव्यूह जिसमें कौन सा आव्यूह हम बात करने वाले हैं? शून्य आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? शून्य हो, जिसमें अवयवों की या प्रत्येक अवयव क्या हो? जिसमें प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। क्या कहलाएगा? शून्य आव्यूह कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0, ये हो गया। इसका व्यापक रूप बन जाएगा A बराबर IJ, जहाँ I बराबर भी 0 और J बराबर भी 0। तो इस प्रकार के अवयव को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के आव्यूह को क्या बोलेंगे? शून्य आव्यूह। इसके बाद बात करते हैं वर्ग आव्यूह।
तो इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। देखिए इस आव्यूह वाले चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो वर्ग आव्यूह है। सबसे इम्पोर्टेंट है तो कुछ क्या है? वर्ग आव्यूह है, जिस पे संबंधित क्वेश्चन भी होते हैं। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह, समझिएगा ध्यान से, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों कैसी हो? समान हो, एक सी हो, बराबर हो। ठीक, तो लिखते हैं वर्ग आव्यूह को, फिर समझते हैं और अच्छे से। अब जो भी नंबर हो यहाँ पे, कौन सा आव्यूह चल रहा है? वर्ग आव्यूह। ठीक, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब आता है इसको बंद और कैसे लिख सकते हैं? अतः क्या बोलें कि एक आव्यूह है, इसकी कोटि क्या है? m क्रॉस n। m क्रॉस n का एक आव्यूह, मैंने बोला कोटि, यहाँ लिख सकते हैं, आता है कोटि m क्रॉस n का एक आव्यूह क्या? वर्ग आव्यूह कहलाता है यदि, या कहलाता है यदि m बराबर n क्या हो जाए? m बराबर n हो जाए। और m क्या है? m उस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, और n क्या है? उसी आव्यूह में स्तंभों की संख्या। और मैंने इनको क्या बोल दिया? यदि क्या हो जाए? बराबर, यदि इतना हो, इस प्रकार इतना हो। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इसका व्यापक रूप क्या बन जाएगा? इसका व्यापक रूप बन जाएगा, मैंने बोला ए क्या है? एक आव्यूह है। ए क्या है? एक आव्यूह है, जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो ए आई जे टाइप के हैं, और इसकी जो कोटि है m क्रॉस n है, m क्रॉस n है। सच डेट जहाँ m बराबर n हो, इतना ध्यान रखिएगा कि m बराबर n होना चाहिए। यदि m इक्वल 1 तो n इक्वल भी 1, m इक्वल 2 तो n इक्वल भी 2। फॉर एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं तो कैसे बन जाएंगे? मैंने बोला 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का, 4 क्रॉस 4 का। हाँ, दोनों बराबर संख्याएं देखिए है, m बराबर n बराबर 2, यहाँ भी m बराबर n बराबर 3, m बराबर n बराबर 4, है ना। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी हो? बराबर हो। तो क्या कहलाता है जे? ये क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह। बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसके बाद सारे आव्यूह जो होंगे वो इस पर डिपेंडेबल होंगे, वर्ग आव्यूह पर डिपेंडेबल होंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह के लिए भी वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। विकर्ण आव्यूह तब होगा जब कोई आव्यूह विकर्ण होगा, उसको वर्ग आव्यूह होना ही पड़ेगा, तभी वो विकर्ण आव्यूह कहलाएगा, है ना। तो विकर्ण आव्यूह की बात कर लेते हैं। यदि मैंने बोला कि एक कोई आव्यूह,
फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ए क्या है, कोई आव्यू है, ए क्या है, आई जे का एक आव्यू है, क्या है जे, आव्यू है। और कौन सा आव्यू है जी, मैंने बोल दिया विकर्ण आव्यू है। और जब विकर्ण आव्यू है तो इसको वर्ग आव्यू होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्ग आव्यू क्या होगा, विकर्ण आव्यू बन पाएगा, है ना। अगर कोई आव्यू वर्ग आव्यू नहीं है तो वो विकर्ण बन ही नहीं सकता। देखते हैं कि विकर्ण आव्यू होता क्या है। विकर्ण आव्यू, तो देखिए एक ऐसा आव्यू, एक ऐसा वर्ग आव्यू, एक वर्ग आव्यू, एक वर्ग आव्यू है तो उसके अंदर जो आई जे के टाइप के होंगे वो क्या होंगे, आई क्रॉस जे फॉर्म के होंगे। ठीक, इसको अपन अच्छे से लिख दें। एक वर्ग आव्यू विकर्ण आव्यू कहलाता है यदि, देखिए एक वर्ग आव्यू विकर्ण आव्यू कहलाता है यदि। अच्छा, उससे पहले एक बात जो आपको बतानी थी, मुख्य विकर्ण, थोड़ा मुख्य विकर्ण की बात कर लें। मैंने बोला A11, A12, A13 डेट डैश A1n, A21 ये अपन ने पहले देखा था, डेट डैश A2n। और यहाँ से यहाँ पर बढ़ते जाएंगे तो AM1, AM2, AM3 डेट डैश AMn। ये क्या है, एक आव्यू है, ये क्या है, एक आव्यू है। और M क्रॉस n क्या होगा, एक वर्ग आव्यू होना चाहिए। ठीक, तब यहाँ पे मुख्य विकर्ण, कौन सा, मुख्य विकर्ण में जो अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं A11, A22, A33, A44, A55। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। और AMn बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, M बराबर n। तो ये क्या कहलाएंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव। तो कुछ इस तरीके से बनेगा मुख्य विकर्ण जी मुख्य विकर्ण। यहाँ पे क्या जाएगा 3 3, यहाँ पे 4 4, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुख्य विकर्ण ध्यान रखिएगा इस तरीके से, जो सेम अवयव होते हैं 1 1 1 2, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये क्या है, ये मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे। ये क्या होंगे, मुख्य विकर्ण। मैंने बोला A6 6, ये कहाँ का अवयव होगा, ये मुख्य विकर्ण का अवयव होगा। ठीक, तो हम बात कर रहे थे विकर्ण आव्यूह की। तो एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि इसके सभी मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर, ठीक, इसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी अवयव हैं, यदि कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, अभी समझ लेते हैं डेफिनेशन में, थोड़ा देख लें डेफिनेशन पर, समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हों, शून्य हो, क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। देखिए इनने क्या बोला, एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। पहली बात, विकर्ण आव्यूह के लिए जो आव्यूह होगा वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है कब, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर। मुख्य विकर्ण जो इस तरीके से बना था उसके अवयवों को
छोड़कर जो बाकी शेष अवयव बचते हैं वो सभी क्या हो, शून्य हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ए क्या है, एक आव्यूह है, और कौन सा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। इसके अंदर मैंने बोला 1 0 0 0 2 0 0 0 3 जी। तो इसका मुख्य विकर्ण क्या होगा, इसका मुख्य विकर्ण जी क्या होगा, मुख्य विकर्ण। ये क्या होगा, मुख्य विकर्ण। और बाकी सभी शेष जीरो है ना, बाकी सभी शेष क्या हैं, जीरो। देखिए ये शेष बचे जीरो, ये शेष बचे जीरो। तो कहने का मतलब एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कब होगा, विकर्ण आव्यूह कब होगा, जब उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष जो भी अवयव हैं वो सारे क्या हों, शून्य हों, वो सारे क्या हों, शून्य। ये भी शून्य हो सकते हैं, ठीक, और नहीं भी हो सकते, ठीक, लेकिन जितने इसके बाद बचे हैं वो सारे क्या हों, शून्य हों। क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। व्यापक फॉर्म क्या लिखेंगे इसका, व्यापक रूप, जरा ध्यान दीजिएगा। कि हमने बोला B क्या है, एक आव्यूह है, इसके अंदर AIJ फॉर्म के क्या हैं, अवयव है। AIJ फॉर्म की क्या है, या BIJ बोल दो, B तो BIJ बोल दो, ये भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक। और इसके अंदर जो कोटि है वो M क्रॉस N होगी, हाँ बिल्कुल होगी। एक क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह होगा यदि I बराबर J, I बराबर J, क्या बोले, यदि होगा, यदि BIJ बराबर 0, ठीक। मैंने क्या बोला, BIJ जो इसके अंदर अवयव होंगे, ध्यान रखिएगा थोड़ा, इसको मैं B बोल देता हूँ चलो समझने के लिए। BIJ, ध्यान देना यहाँ पे, BIJ बराबर शून्य। अब कहेंगे सारे शून्य का, नहीं, कंडीशनल है। क्या कंडीशनल है कि I इज नॉट इक्वल टू J। जहाँ पे भी I और J बराबर ना हो उसका मान क्या आएगा, 0। जैसे मैंने बोला A11 बराबर है, कुछ ना कुछ आएगा, मान लिया K आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन A12 अलग अलग हैं क्या, हाँ I और J, I कहलाएगा, AJ कहलाएगा। इक्वल है क्या, नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या आएगा, 0। आप समझ गए होंगे, ठीक। इक्वल नहीं है तो क्या आएगा, 0। और समझाऊं तो देखिए कैसे, इसी को थोड़ा देखते हैं। मैंने बोला A11 बराबर है, मान रख लिया अपन ने, A रख लिया, चलो A12 बराबर है क्या दोनों, नहीं हो। जब बराबर ना हो तो क्या आएगा इसका मान, B रख लेते हैं, B बात चल रही तो इसमें B11, कन्फ्यूज नहीं हो ना, यहाँ मैंने B मैट्रिक्स ले ली है, B आप तो यहाँ पे B ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। अभी अब B टाइप के होंगे, B11 इक्वल है, कुछ ना कुछ मान आएगा, मैंने बोल दिया मान आएगा B1, चलो क्या बोल दिया, B1। अब मैंने बोला B12 दूसरा अवयव, लेकिन इक्वल है क्या, नहीं, इक्वल नहीं है तो क्या आएगा मान, 0। मैंने बोला B13 इक्वल है क्या, नहीं है तो क्या आएगा, 0। इसी प्रकार B21 इक्वल है क्या, दोनों नहीं है इक्वल तो क्या आएगा, 0। और B22 इक्वल है, हाँ, तो इसको मैंने बोल दिया B2 आएगा। चलो अगला, अब मैंने बोला B23 इक्वल है क्या, नहीं तो 0। B31 इक्वल है, नहीं, 0। B32 इक्वल है, नहीं, 0 आएगा। B33 इक्वल है, मैंने बोल दिया B3, क्या बोल दिया, B3। तो यहाँ बना देता हूँ, यहाँ B11 B12 B13, भाई पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति B21 B22 B23 B31 B32 B33, ऐसे होता है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। तो B11 का मान क्या है, B1 लिया, इसका मान 0, इसका मान भी 0, इसका मान 0, इसका B2 माना है, इसका 0 0 0 B3, देखिए।
और कहाँ अवयव आ रहे हैं? केवल मुख्य विकर्ण के अंदर अवयव आ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि विकर्णावयव क्या होता है। तो एक ऐसा अवयव विकर्णावयव कहलाएगा जिस्म के मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव कैसे हों? शून्य हो, विकर्णावयव कहलाता है। इसके बाद देखते हैं कौन सा अवयव? इसके बाद देखते हैं अदिश अवयव। अदिश का मतलब समझते हो? अचर राशियाँ जहाँ पे हो, स्केलर्स क्वांटिटी जहाँ पे होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अदिश। आपने फिजिक्स में जाना होगा, फिजिक्स में आपने सदिश और अदिश के बारे में पढ़ा होगा। और यहाँ पे आप मैथमेटिक्स में भी 2 या 3 चैप्टर ऐसे हैं, 2 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे अदिश और सदिश के बारे में आप पढ़ोगे, वेक्टर और स्केलर्स के बारे में आप पढ़ोगे। तो स्केलर्स के बारे में अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अब अदिश अवयव बड़ा ही अदिश अवयव, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि वर्ग अवयव बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक विकर्ण अवयव लिया हमने, एक विकर्ण अवयव। और देखिए विकर्ण है तो वर्ग अवयव होगा ही। तो एक विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हों? समान हों, क्या कहलाएगा? अदिश अवयव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला A11 0 0 A0 A22 0 0 0 A3 3 J एक अवयव है A। अब J क्या कहलाएगा? इसका मुख्य विकर्ण। ठीक है, अदिश अवयव कहलाता है। हाँ, A11 A22 A3 ये क्या कहलाएगा? मुख्य विकर्ण। तो अब इस एक को हम अदिश अवयव कब कहेंगे? जब A11 A22 और A33 बराबर कोई भी संख्या हमें मिल जाए और तीनों के मान क्या हो? 1 हो, 1 से हो, बराबर हो। मतलब यहाँ पे भी k मिल जाए, यहाँ पे भी k मिल जाए और यहाँ पे भी k मिल जाए, तो क्या कहलाएगा? जे अदिश अवयव कहलाएगा। इसको हम एक और इसका व्यापक रूप क्या बन जाएगा? तो देखिए मैंने बोला ए क्या है? एक अवयव है, इसके अंदर आई जे के फॉर्म के क्या है? अवयव हैं। उसकी कोटि क्या है? m क्रॉस n की कोटि है। ठीक, अब m क्रॉस n ना बोल के अपन भाई m क्रॉस m ही बोल दें, क्योंकि विकर्ण होने के लिए क्या जरूरी है? वर्ग अवयव होना जरूरी है। तो जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ होंगे। अब जे अदिश अवयव कब कहलाएगा? ये अदिश अवयव कब कहलाएगा? कि इसके अंदर जो अवयव आएंगे, जैसे मैंने बोला कि ए आई जे, अब ये 2 प्रकार के लेंगे हम। यदि ए आई जे बराबर क्या मिल जाए? 0, तो हम क्या बोलेंगे? I इज नॉट इक्वल टू जे। हाँ, सीधी सी बात है, क्योंकि भाई अदिश अवयव को विकर्ण अवयव होना जरूरी है। विकर्ण के लिए क्या है? जब भी I और J बराबर ना हो वो सारे क्या हो? 0 हो। I और J बराबर ना हो तो वो क्या हो? 0। अभी अपन ने पढ़ा था। लेकिन इसके बराबर कोई संख्या k मैंने मान ली। k क्या है? कोई भी एक अचर राशि है। कब मिले? जब I बराबर J हो और जहाँ k क्या है? अचर है। समझ में आ गया आपको? हर बार जितने भी बार अपन को दोनों बराबर मिले, हर बार क्या मिले? k ही मिले। मतलब फिक्स क्वांटिटी A11 A22 A33 A44 ANN, इस तरीके सब मेरे में क्या मिलना चाहिए? k मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब जो मुख्य विकर्ण में अवयव आएंगे वो कैसे हों? बराबर हों, है ना? तो क्या कहते हैं इसको? अदिश अवयव। इसके बाद लास्ट है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव। और ये हमारे सवालों के लिए, क्वेश्चनों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट
ऑफ व्यू है तत्समक ऑफ व्यू। देखिए तस्मक ऑफ व्यू क्या है, एक विकर्ण ऑफ व्यू। देखिए यहाँ पे भी विकर्ण ऑफ व्यू, विकर्ण मतलब वर्ग, एक विकर्ण ऑफ व्यू, विकर्ण ऑफ व्यू जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव केवल एक, या मुख्य विकर्ण के अवयव एक हों, मतलब वहाँ पे क्या है, वन आए, वहाँ पे क्या है, वन आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक क्या है, एक तस्मक ऑफ व्यू है तो 1 0 0 1 वर्ग भी है, और ये क्या है, इसका मुख्य विकर्ण क्या है, इसका मुख्य विकर्ण ये है, और सब में क्या आ रहा है 1 1, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 2 क्रॉस 2 का, है ना, क्योंकि 2 पंक्ति 2 स्तंभ, क्या कहलाएगा, क्या तस्मक ऑफ व्यू। और भी बना लें, इसको व्यापक रूप में क्या लिखेंगे, दूसरे शब्दों में क्या लिख देते हैं इसको, दूसरे शब्दों में कि वर्ग ऑफ व्यू या विकर्ण ऑफ व्यू बोल दे, चलो आई जे फॉर्म, ठीक, आई जे फॉर्म, और कितनी कोटि क्या है, एम क्रॉस एम ही मान लेते, क्यों, क्योंकि इसको वर्ग ऑफ व्यू होना जरूरी, तब तो विकर्ण होगा। तो अब इसके जो अवयव है, कौन सा अवयव है, ए आई जे, देखिए इसके बराबर 0, कब, जब i इज नॉट इक्वल टू जे, ये बात जानते हैं, हाँ 0 आना चाहिए क्योंकि विकर्ण होना जरूरी है। अब इसके बराबर क्या 1, जब i बराबर j हो, जब i ये सेम टू सेम अदिश ऑफ व्यू टाइप का है। अब अदिश में कोई भी संख्या चलती रही, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन तस्मक में क्या है, तस्मक का मतलब होता है 1, और 1 बस जाए, ये अदिश ऑफ व्यू है, हाँ ये अदिश ऑफ व्यू है, क्योंकि ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो कहने का मतलब, लेकिन अदिश राशि साथ साथ में क्या केवल 1 ही आए तब तस्मक कहलाएगा। ये अदिश तो है, लेकिन हर एक अदिश तस्मक हो जरूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो वो अदिश ऑफ व्यू है, लेकिन तस्मक नहीं है। लेकिन जहाँ पे 1 हो केवल, वो कहलाएगा तस्मक ऑफ व्यू। इसके बाद ऑफ व्यू की टाइप हमने पढ़ लिया, ऑफ व्यू के प्रकार पढ़ लिया। अब क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात और हम यहाँ पे कर लेते हैं, किसकी, ऑफ व्यू की समानता। अब समानता, 2 ऑफ व्यू बराबर, समानता का मतलब क्या, बराबर, मैंने बोला 2 ऑफ व्यू ए और बी बराबर होंगे कब, ठीक है, हमने बोला कि 2 ऑफ व्यू ए के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या, ए आई जे टाइप के हैं, और दूसरा ऑफ व्यू बी, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, बी आई जे टाइप के हैं। समान कहलाएंगे, है ना, बराबर कहलाएंगे यदि, पहली बात क्या, इनकी बेसमान कोटि के हों, मतलब जैसे मैंने बोला कि A 3 क्रॉस 2 का है तो B भी 3 क्रॉस 2 का होना चाहिए, मतलब इनकी कोटि समान हो। दूसरी बात, A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान हो, है ना, जैसे मैंने बोला A11 तो B11 आपस में बराबर होना चाहिए, A12 तो B12 आपस में बराबर होना चाहिए, अर्थात Aij इक्वल टू Bij, बात वही हो गई। मैंने बोला A11 तो A11 का जो मान है वही मान B11 का भी होना चाहिए। मैंने बोला A12 तो A12 का जो मान है वही बात B12 का भी होना, वही मान B12 का भी होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, अवयवों की समानता। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, मैंने बोला 2 1 0 0, जी एक दूसरा, तो दूसरा मैंने यहाँ ले लिया 2 1 0 0, हाँ दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों कहलाएंगे समान अवयव। मैंने बोला A2 3 4 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3
और ये भी क्या कहलाएंगे, समान अवयव कहलाएंगे। ठीक, तो इसके बाद हम 3.1 का एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, 3.1 का पहला क्वेश्चन लिखा है अवयव ए 2 5 19 माइनस 7, पहली पंक्ति बोल रहा हूँ, दूसरी पंक्ति 35 माइनस 2 5/2 12 और तीसरी पंक्ति √3 1 माइनस 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है अवयव की कोटि। यहाँ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.1 है ना। वीडियो को सेशन को एंड करने से पहले मैं एक क्वेश्चन तो करा ही देता हूँ। तो एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 और आज से हमने स्टार्ट कर दी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक अवयव दिया है। ठीक, अवयव किसके बराबर, ए बराबर क्या लिखा है 2 5 19 माइनस 7, 2 5 19 माइनस 7। अगला लिखा है पंक्ति 35 माइनस 2 5/2 और 12 √3 1 माइनस 5 17 और ये अवयव हमें दिया है। अब इसमें पहला कुछ ज्ञात करना, तो पहला क्या ज्ञात करना इन्होंने बोल दिया हमको, पहला बोला अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। दूसरा क्या दिया हमें, अवयवों की संख्या। ये सब आपसे खुद बन जाएंगे, बेसिक क्लास लेने के बाद आपसे खुद बन जाएंगे। और तीसरा क्या बोला गया है, कुछ हमें अवयवों के मान बताना है, A13 A21 A21 3324 3324 लास्ट बोला गया है 23। अब दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, एक क्वेश्चन दिया, अब आपसे बनना चाहिए कोटि। आपको पता है कोटि का मतलब क्या है, m क्रॉस n, यही कोटि होती किसी भी अवयव की। m क्या है, पंक्तियों की संख्या, n क्या है, स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति क्या है, ये पहली पंक्ति R1 ए, दूसरी और ए तीसरी, तो कुल कितनी पंक्ति हैं, 3 पंक्ति। मतलब m का मान कितना है, m का मान 3 है। अब ये पहला क्या कहलाता है, C1 कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड और कॉलम फोर्थ। तो n बराबर कितने कॉलम, 4। तो कोटि क्या बनती है, m क्रॉस n, दैट इज 3 क्रॉस 4। ये क्या बन गई, कोटि। ये क्या बन गई, कोटि। तो पहला आंसर आ गया 3 क्रॉस 4 का, 4 कोटि का ये क्या है, एक अवयव है। दूसरा क्या पूछा गया है, अवयवों की संख्या। और अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, m इंटू n। मैंने पहले ही बताया था कि जितनी पंक्ति हैं और जितने स्तंभ हैं इनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो m क्रॉस n मतलब m कितने हैं, 3 और n कितने हैं, 4। तो 4 तिया 12। तो कुल कितने अवयव आएंगे इसके अंदर, 12। गिन लो आप अवयव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब साथ में बोला गया है इनके मान बताइए। तो देखिए आपको पता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11 A12 A13। तो हमें क्या पूछा गया है, A13 पहली पंक्ति I का मान कितना है, 1 और J का मान कितना है, I का मान 1 J का मान 3। तो I मतलब 1 मतलब पहली पंक्ति, J मतलब कॉलम्स, कौन सा कॉलम, तीसरा। तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम कहाँ कट हो रहा है, J। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 19। समझिए बात, पहली पंक्ति और ये तीसरा कॉलम कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, ये पहली पंक्ति तीसरा, इसको काट रहे हैं, ये आ गया। अगला क्या है, दूसरी पंक्ति A21 दूसरी पंक्ति ये कटी, ठीक। और पहला कॉलम ये गया, तो कौन सा आ गया, इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, आपको काटना नहीं है, समझना है। तो 21 ये हो गया।
अगला क्या है, A33, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन सा, 17। अगला क्या है, 24, दूसरी पंक्ति, ये है दूसरी पंक्ति, सॉरी 33 बोला है यहाँ पे, 33 तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति ये है तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो कितना आएगा -15। हाँ 24, 2 दूसरी पंक्ति, ये है दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ मतलब कौन सा आ गया, 12। ये कट रहा है, आप करके देखिएगा कॉपी में। अगला क्या है, 2 3, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये कट गया, तो 2 3 का आंसर कितना आ गया, 5/2। और इस तरीके से हमने तीनों इसके क्वेश्चनों के आंसर निकाले। अब और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक। और इसी प्रकार और भी इस चैप्टर के सेशन आएंगे, जितनी प्रश्नावली होंगी, जितनी भी एक्सरसाइज होंगी, हर एक एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, जो लगता है मेरे को अपने हिसाब से कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, वो क्वेश्चन बताऊंगा। और आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन लगे कि जो दिक्कत कर रहे हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे मैं आने वाले वीडियो में उन क्वेश्चनों को भी मेंशन कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।